बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान में मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया, लेकिन ये पाकिस्तान और ईरान के बीच में हो रहे हैं। अमेरिकन कहाँ पे हैं, कब पहुँचेंगे, उनके मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में कोई भी हमारे पास अभी खबर नहीं है। अमेरिका की जानिब से यह दावा किया गया कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कब पहुँचेंगे, अभी हमारे पास इतला नहीं है और ना ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कोई चीज़ बताई है। ईरान की जानिब से ये कहा गया कि अमेरिका के साथ मुज़ाकरात उनके एजेंडे में नहीं है, इस वक्त उनके प्लान का हिस्सा नहीं है। हाँ, ये नहीं उन्होंने कहा कि बिल्कुल अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते या होंगे नहीं। हाँ, एक चीज़ उन्होंने कैटेगोरिकली कही जो मैं अभी आपको आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक वीडियो जारी की गई है। ईरानी सफारतखाने ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अरागची की मुलाकात की वीडियो जारी की है। मुलाकात एक जो है उसमें वज़ीर आज़म भी शामिल थे और ये मुलाकात अलग मुलाकात है। इसकी वीडियो जारी की गई सफारत खाने की जानिब से। अब वो भी ये जानते हैं कि पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट आदमी कौन है। शहबाज शरीफ तो सिर्फ बस दिखावे के लिए है ना, दर्शनी पहलवान है। एक्चुअली जो काम करने वाला आदमी है वो तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, जिसके कंट्रोल में सारा मुल्क का स्या और सफ़ेद है और फील्ड मार्शल के फैसलों के मुताबिक ही पाकिस्तान आगे बढ़ता है। अब ईरान ने कुछ चीज़ें पाकिस्तान तक पहुंचाई और पाकिस्तान को बताई। ये अमेरिकन मीडिया ने भी रिपोर्ट किया, कुछ ईरानी सोर्सेज भी रिपोर्ट कर रहे हैं और एक पाकिस्तानी सोर्स ने भी ये इन्फॉर्मेशन बाहर निकाली है। इन्फॉर्मेशन ये है कि ना सिर्फ ईरान ने अपने मुतालबात पाकिस्तान के सामने रखे, बल्कि जो अमरीकी मुतालबात पे ईरान को एतराज़ात हैं वो एतराज़ात भी ईरान ने पाकिस्तान के सामने रखे। और एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ईरान ने आसिम मुनीर साहब जब गए थे ईरान में, तो ये 3 दिन ईरान में रहे थे। इनकी कोशिश ये थी कि किसी तरह आबने हुर्मुज़ खुल जाए और ये इनका टास्क था। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए इज्जत और बेइज्जती का मसला बना हुआ था। तो आसिम मुनीर साहब ने कामयाब सफारतकारी उस वक्त की थी, उन्होंने आबने हुर्मुज़ को खुलवा दिया था। ईरान ने इसका ऐलान भी कर दिया था और बहुत बड़ा दिल किया था उन्होंने। डोनाल्ड ट्रंप ने उसका शुक्रिया भी अदा किया था। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप इसराइल के दबाव में रहता है। अभी इसराइल की जानिब से बाकायदा जो उनका चैनल 12 है, उनके अखबारात के अंदर, उनके मीडिया के अंदर ये खबरें आ रही हैं कि इसराइल ने अमेरिका को ये बावर करवा दिया है और वाज़े तौर पे ये पैगाम दे दिया है कि ये नाकाबंदी आप ख़त्म नहीं कर सकते। अगर आप ये नाकाबंदी ख़त्म करेंगे तो जो कुछ भी हमने अब तक किया है वो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। तो ईरान जो है उसको बहुत बड़ी सहूलत मिल जाएगी। तो अमेरिका ये नाकाबंदी ख़त्म नहीं कर सकता, ये दबाव अब इसराइल डाल रहा है। उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया अदा किया ईरानी क़यादत का और सबका कि इससे बहुत फ़ायदा हुआ और आबने हुर्मुज़ खुल गई है, और ईरान ने आबने हुर्मुज़ को उस वक्त खोल दिया था जब आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान से गए थे ईरान में। लेकिन फिर क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी देर के बाद ये अनाउंस कर देते हैं कि जो नाकाबंदी है वो जारी रहेगी और फिर नाकाबंदी को मज़ीद सख्त कर दिया जाता है। अब ये शिकवा ईरानियों ने किया जी कि हमें ये गारंटी दी गई थी और पाकिस्तान की जानिब से उन्हें यह बताया गया था कि अगर ईरान आबने हुर्मुज़ को खोलने का फैसला करता है तो अमेरिका नाकाबंदी ख़त्म करता है तो चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। और दूसरा जो मसला था अहम तरीन, वो लबनान में जंगबंदी का था। वो ईरान ने कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका को पैगाम पहुंचाया, डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव डाला और इसराइल की और लबनान में वो जंगबंदी भी करवा दी। तो ये चीज़ें हल होने के करीब पहुंच गई थी। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी है उसने मामला ख़राब किया हुआ है। अब इस नाकाबंदी से डोनाल्ड ट्रंप क्या हासिल कर सकते हैं? सबसे अहम चीज़ तो ये है कि अमरीकी तेल बिक रहा है और गल्फ के अंदर जो तेल की बड़ी दुकान है वो बंद पड़ी है और इससे वो ईरान के ऊपर एक दबाव पैदा कर रहे हैं और दीगर ममालिक पे भी दबाव डाल रहे हैं। यहाँ पे ना इसके साथ जुड़ी हुई एक और ख़बर भी है। ईरान से 4 जहाज़ निकले हैं, टैंकर्स, आबने हुर्मुज़ में से ईरान से इजाज़त लेने के बाद। इन चारों का ताल्लुक जो है वो बताया जा रहा है कि एक चाइना से है, एक इंडिया से है, एक यूनान से है। तो ये 4 बहरी जहाज़ निकले हैं और ये अब क्रॉस करके अमेरिकन ब्लॉकेज की तरफ जाएंगे। देखना यह है कि अमरीकी इनको जाने देते हैं या इनको रोकते हैं। इससे पहले जो ईरान से जुड़े हुए जहाज़ या टैंकर्स हैं उनको तो अमेरिकन रोक लेते हैं और ईरानियों ने भी कई जहाज़ों को रोका है, बल्कि एक जहाज़ को वो कब्जे में करके साथ ले गए, उन्होंने उसको सीज कर दिया। उसकी वजह वो ये बताते हैं कि ईरानियों को लगता है कि ये जहाज़ जासूसी का काम कर रहा है अमेरिकन के लिए और इसने अमेरिका की बंदरगाहों के भी चक्कर लगाए हैं, इस रीजन में भी चक्कर लगा रहा है। तो इस जहाज़ में ईरानियों को शक है कि जासूसी के बहुत सारे हालात हो सकते हैं, लिहाजा उन्होंने उस जहाज़ को सीज कर दिया है। एक फुटेज भी जारी की है जिसमें ईरानी फोर्सेज जो है वो जहाज़ को कंट्रोल कर रही हैं।
अब ईरान के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह हैं इब्राहिम अजीज़ी। याद रखिएगा, कौमी सलामती कमेटी जिस भी मुल्क की होती है वो मुल्क की एक अहम तरीन बॉडी होती है। जैसा कि पाकिस्तान में जब कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होती है तो वज़ीर आज़म चेयर करते हैं, इसी तरह जब अमेरिका में इस किस्म की मीटिंग होती है तो उनका सदर ट्रंप जो है वो चेयर करता है। तो ईरान में इसके लिए उन्होंने एक तरीक़ाकार बनाया हुआ है और आजकल ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह हैं इब्राहिम अजीज़ी। ये आप इन्हें देख सकते हैं। ये इब्राहिम अजीज़ी साहब जो हैं ये अब कौमी सलामती कमेटी के हेड हैं तो बड़े अहम ओहदे पे हैं, इनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इराक़ची ने जो दौरा किया है पाकिस्तान का, जौहरी मुज़ाकरात के लिए वो नहीं आए, यानी जो एटमी मामलात हैं उन पे इराक़ची के पास मैंडेट नहीं है, उस पर वो बात करने नहीं आए। और ये भी उन्होंने आगे जुमला बोला कि जौहरी मामलात ईरान की रेड लाइन, यानी इसके ऊपर ईरान फिलहाल बात नहीं करेगा, या अगर ईरान इसके ऊपर बात करेगा तो वो अपनी शराइत के ऊपर करेगा। और इस बातचीत के लिए ईरान से मजीद लोग भी हो सकता है कि पाकिस्तान आए जब भी कभी ये बातचीत हो। देखिए, मैंने आपको कल भी कहा था पिछले वीलॉग में कि असल मसला ये नहीं है कि ईरान की एटमी हथियार और कितनी देर में ये मसला, ये चल रहा है कई दहाइयों से। तो जो मसला कई दहाइयों से चल रहा है वो फौरी तौर पे तो ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, वो टाइम लेगा। तो जो फौरी हल तलब मसला है वो आपना हुर्मुज़ का है, जिस पे अरब ममालिक भी बहुत परेशान है। अब अमेरिका हथियारों की तादाद मिकदार बढ़ा कर अपने फौजियों को या भिजवा कर अरब ममालिक को एतमाद देने की कोशिश कर रहा है, उन्हें कॉन्फिडेंस दे रहा है। लेकिन उनके लिए सीरियस इशू ये है कि जब लड़ाई हुई तो बम भी उनके मुल्कों के अंदर गिरे, जिन्हें अमेरिका नहीं रोक पाया, उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पाया। दूसरा उनके लिए इशू ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पे उनका अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। जो तेल वो एक्सपोर्ट करते थे वो नहीं हो पा रहा, कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं और गैस के प्लांट बंद हैं, तेल की तनसीबात जो है वो बंद है। और ईरान ने धमकी भी लगाई है कि हम इनको तबाह भी कर सकते हैं आने वाले वक्त में अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो। पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि ईरान को और अमेरिका को एक मरतबा फिर एक टेबल पे एक साथ बैठा दें। देखिए, पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा एक अचीवमेंट होगी वो यही होगी ना कि हमने आप दोनों को बैठा दिया, अब आप लोगों से नहीं हो रहा तो पाकिस्तान, ये फेस सेविंग तो पाकिस्तान को मिल जाएगी। हमने कोशिश की, हमने आप दोनों को बैठाया, अब नहीं हुआ तो क्या करें। दूसरा, पाकिस्तान को ये आइडिया है कि अगर ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं तो एक वक्त आएगा ये किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। और फिर बड़ी उम्मीद पाकिस्तानियों को यह है कि डोनाल्ड ट्रंप चंद घंटों के लिए या कुछ वक्त के लिए पाकिस्तान आ सकता है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आता है तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पे बताएंगे कि अमरीकी सदर पाकिस्तान आया और बहुत कामयाबी। क्योंकि अमरीकी सदर आएगा तो और ममालिक के भी जो सरबराह हैं वो पाकिस्तान में आएंगे। बहुत मुमकिन है कि अमरीकी सदर की आमद के मौके पर जो तकरीब हो उसमें सेंट्रल एशिया से, खलीजी ममालिक से, इधर उधर से दीगर ममालिक भी यहाँ पे मौजूद हो, तो एक मेला सा पाकिस्तान में लग सकता है। और उसके लिए तैयारियां की जा रही है। जो पूरा ब्लॉकेज है ये सारा इसीलिए है, ये जो तलाशियां हो रही हैं, ये जो क्रैकडाउन हो रहे हैं, मार्केटें बंद हैं, रास्ते बंद हैं, पूरा जो है वो एक कर्फ्यू का समा लगाया हुआ है इस्लामाबाद में। उसके पीछे जो बड़ा रीज़न है वो यही है कि अमरीकी सदर का इनको शक है या इन्हें यह आसरा दिया गया है कि आप फलां चीज़ अगर अचीव कर लेते हैं तो अमरीकी सदर जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। अब एक जो स्टेटमेंट है वो ईरान की जानिब से भी आई है, ईरानी सदर का स्टेटमेंट है और उन्होंने ये कहा कि जंगबंदी की कोई मुद्दत तय नहीं हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जब जंगबंदी हुई है तो पता था कि 2 दिन तक अमेरिका अटैक नहीं करेगा, ईरान भी नहीं करेगा, फिर 1 हफ्ता हो गया, फिर 2 हफ्ते हो गए, फिर 2 हफ्ते हो गए। लेकिन अभी किसी को यह पता नहीं है कि इस जंगबंदी की मुद्दत कितनी है, क्योंकि ये गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए जंगबंदी है। तो ये एक टिक टिक चल रही है, ये टाइम बम लगा हुआ है, किसी वक्त भी फट सकता है, क्योंकि इसकी डेडलाइन कोई नहीं है। ये किसी वक्त भी एक धमाका हो और सूरत हाल कहीं से कहीं चली जाएगी। और फौजी ताकत और उसका बढ़ता हुआ असर जो रीजन में नज़र आ रहा है, जिस तरह अमेरिकन तैयारे कभी दुबई में इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं, यानी यूएई में, कभी बहुत बड़े पैमाने पे वो सऊदी अरब में कर रहे हैं, उर्दन में कर रहे हैं, इसराइल में कर रहे हैं, कुवैत में कर रहे हैं। ये जिस अंदाज में वो अपनी फौजी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे समंदरों में आसपास के पानियों में उन्होंने अपने बहरी बेड़े पहुंचाए हैं, सैकड़ों की तादाद में उनके फाइटर जेट्स यहाँ पे मौजूद हैं। इन सारी चीज़ों को आप प्लस माइनस करें तो एक छोटी सी चिंगारी आग भड़का सकती है। तो ये जंग के बादल बदस्तूर इस खित्ते के ऊपर मंडला रहे हैं। ये बात
ईरानी सदर ने भी कही है, क्योंकि अभी कोई डेडलाइन है नहीं। नाज़रीन, अमेरिका में एक नया सर्वे सामने आया और डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे की आप हमायत करते हैं या नहीं करते, ये इस सर्वे के अंदर सवाल किया गया था। सर्वे का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। 55% बालिग अमरीकी शहरी वो ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे की वो हमायत करते हैं, यानी वो डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे के हक में है कि डोनाल्ड ट्रंप को निकाला जाए उनके दफ्तर से। 55% अमरीकी हो चुके हैं। एक और जो अलार्मिंग बात है डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो ये है कि रिपब्लिकन के वोटर्स इसमें लगभग 20% हैं। वो लोग जो हमेशा रिपब्लिकन को वोट करते रहे डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को, उनके भी 20% ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का मुआखजा हो जाए। फिर 2024 में डोनाल्ड ट्रंप को वोट देने वाले नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जो लेकर आए डोनाल्ड ट्रंप को। वो भी ये कहते हैं कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का मुआवजा होना चाहिए, हमसे गलती हुई, हमने गलत आदमी को चुन लिया और डोनाल्ड ट्रंप ने वो नहीं किया जो वादे उन्होंने किए थे। वैसे इंडिया और पाकिस्तान की कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तानियों ने इसलिए किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म और जबर हुआ है इमरान खान के साथ, वो उस मामले पे एक पोजीशन लेंगे। उन्होंने वो पोजीशन नहीं ली तो पाकिस्तानी वोटर तो अगली दफ़ा मुश्किल है। इंडिया को जहन्नुम का गड़ा कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल इंडिया में से आ रहा है और जो मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिए, एक एक करके जहाज़ों की तादाद बढ़ाई है, इससे नहीं लगता कि इंडियन वोटर भी आइंदा डोनाल्ड ट्रंप को वोट करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लिए जो इमिग्रेंट्स के या बाहर से आए हुए ममालिक से जो लोग हैं, ख़ासतौर पर एशियंस, उनके वोटों का तो उसने हमेशा के लिए किस्सा ही पाक कर दिया है। यानी अब चाइनीज है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, ये तो अब डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालने वाले नहीं है। हत्ता कि जो मिडिल ईस्ट के रहने वाले लोग हैं वो भी अब मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट डालें, जिस तरह के हालात उन्होंने देख लिए हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आई है और उसमें यह बताया गया है कि अमेरिका और इसराइल ने जो हमले किए ईरान में, कितनी इमारतों को तबाह किया और किस नौइयत की इमारतों को तबाह किया। हजारों इमारतें तबाह की गई हैं ईरान में, लेकिन हैरत की बात यह है कि उनमें सिर्फ 32% ऐसी हैं जो फौज से या दिफा से मुताल्लिक हैं और 68% ऐसी हैं जो फौज और दिफा से मुताल्लिक नहीं है, वो सिविलियन तर्ज की हैं। यानी 2/3 ऐसी इमारतें अमेरिका और इसराइल ने तबाह की ईरान के अंदर जो सिविलियन टारगेट्स थे। इनमें जो फर्दर क्लासिफिकेशन है उसमें यह है कि 25% सनती इमारतें तबाह की हैं, 21% रिहायशी, 19% तजारती और 2% दीगर अवामी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली इमारतें इन्होंने तबाह कर दी। अब इस तबाही के बाद अमन का नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप को कैसे मिलेगा? ये तो शहबाज शरीफ साहब ज़बरदस्ती कोई बना के कॉपी उसकी दे दें तो दे दें, वैसे मुश्किल है। ईरान में इतनी तबाही के बावजूद लोग अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, लोग अभी भी लड़ना चाहते हैं। 1.5 करोड़ के करीब लोगों ने वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली कि जंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमें लड़वा लें आप जंग। जबकि इसराइल से जो रिपोर्ट आ रही है, ये हेरड्स जो इसराइल का अखबार है, उसने बड़ी तफसीली एक रिपोर्ट लिखी है और ये रिपोर्ट उन्होंने ज़हनी सेहत की जो तंजीमें हैं वहाँ पे इसराइल में काम कर रही हैं उनके आदाद शुमार पे मबनी ये रिपोर्ट है, जो उन्होंने सर्वेस किए हैं, जो उन्होंने जाकर वहाँ तजर्बात किए हैं इसराइलियों के साथ। तो उन्होंने बताया कि लगभग 20% से ज़ायद इसराइली नफ्सियाती अमराज का शिकार हो चुके हैं इस वक्त तक इस जंग की वजह से, और नशा करने वालों की तादाद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। और अगर ये सिलसिला ठीक नहीं होता तो इन तंजीमों ने खबरदार किया है कि एक नफ्सियाती सुनामी आ सकता है इसराइल के अंदर। तो नाज़रीन, ये सारी खबरें जो मैंने आपको दी, ये तमाम खबरें थी इंटरनेशनल फ्रंट से। अब ज़रा पाकिस्तान में आ जाएं। हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया है। ये कीमत में इजाफा जो है वो इस वजह से नहीं है कि आलमी मंडी में कीमत में इजाफा हुआ, ये एक्चुअली टैक्स में इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम लेवी में पेट्रोल के ऊपर जो टैक्सेस हैं, डीजल के ऊपर जो टैक्सेस हैं, उन टैक्सेस में इजाफा किया गया है। ये इजाफा कोई ऐसा नहीं है कि आलमी मंडी में कीमत, आलमी मंडी में तो कीमतें नीचे गई हैं, कीमतें नीचे गई हैं तो आपको ख़त्म कर देनी चाहिए थी। आज भी आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत उतनी महंगी नहीं है जितनी इमरान खान के दौर में महंगी थी। तो इमरान खान 145 रुपए का डीजल बेच रहा था, आज 400 के आसपास है। तो वो उस वक्त लोग बहुत तनकीद करते थे, आज बात भी नहीं करते। तो मामला ये है कि ये टैक्सेस में इजाफा किया है, ये क्यों हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान में कारोबारी जिंदगी रुका हुआ है, मईशत का पहिया चल नहीं रहा। मईशत चलती है तो हुकूमत पैसे इकट्ठे करती है,
जब लोग कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाते हैं, जब तजारत होती है, कारोबार होता है, तो फिर टैक्स इकट्ठा होता है, क्योंकि हर चीज का जो कारोबार चल रहा है, मिसाल के तौर पे आपने एक प्लॉट खरीदा तो उसके ऊपर आप टैक्स गवर्नमेंट को भी देंगे ना। और अगर 1000 प्लॉट खरीदेंगे लोग तो 1000 प्लॉट्स के ऊपर टैक्स गवर्नमेंट को देंगे। अब रियल एस्टेट के कारोबार में आप मिसाल ले लें कि जहां पे रोजाना की बुनियाद पे 200-200 400-400 फाइल ट्रांसफर होती थी, वहां पे 1 या 2 होती हैं, तो कितना बड़ा नुकसान हो गया। बाकी तमाम शुबों में भी ऐसे ही नुकसान हो रहा है। किसान को भी नुकसान हो रहा है, मजदूर को भी नुकसान हो रहा है, ताजिर को नुकसान हो रहा है, दुकानदार को नुकसान हो रहा है, मिल ऑनर को नुकसान हो रहा है, फैक्ट्रियां चलाने वालों को नुकसान हो रहा है, तो सबको नुकसान हो रहा है पाकिस्तान में। तो ऐसी सूरत हाल में जब मईशत का पहिया नहीं चल रहा तो हुकूमत अपना खसारा कैसे पूरा करेगी। हुकूमत के पास 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो यह है कि हुकूमत कोई ऐसा माशी मंसूबा लेकर आए जिससे पाकिस्तान के अंदर मईशत सारी खुल जाए और इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा हो जाए और हुकूमत के पास पैसे आना शुरू हो जाए। हुकूमत इसमें कामयाब नहीं हो सकी, वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट नहीं कर पा रही पाकिस्तान में, मईशत पाकिस्तान की खुल नहीं पा रही। उसकी बड़ी वजूहात में एक तो वजह यह है कि हुकूमती मैंडेट वाली नहीं है, तो सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं बन पा रहा, अमन व अमान का मसला है, निज़ाम इंसाफ नहीं है, अदलिया इंसाफ दे नहीं पाती। तो इस किस्म के जो इश्यूज हैं और जो फस्तायत और जुल्म और जबर पाकिस्तान में हो रहा है, इंसानी हकूक की पामालियां, ये चीजें पाकिस्तान में फिर सरमायाकारी नहीं करने देती लोगों को। लोग पैसा निकालते नहीं है, दबा के बैठ जाते हैं। तो हुकूमत के पास एक तो ऑप्शन ये होता है कि कोई अच्छी मनसूबाबंदी करे मईशत के लिए। हुकूमत के पास कोई अच्छा मनसूबा नहीं है, जो कुछ हुकूमत ने किया उसमें वो नाकाम रही है। कोशिशें उन्होंने की लेकिन नाकाम रहे, और बड़ी वजह यह है कि हुकूमत जाली है, इस्तेकाम नहीं है, सियासी इस्तेकाम नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो हुकूमत के पास बचता है, उनको फिर वही करना पड़ता है कि वो अपना खसारा काबू करने के लिए भारी भरकम कर्जे लेना शुरू कर दें, बड़े बड़े टैक्सेस लगा दें अवाम के ऊपर, बिजली महंगी कर दें, गैस महंगी कर दें, पेट्रोल महंगा कर दें। जो जरूरत की चीजें जो इंसान ने इस्तेमाल करनी ही करनी है, उन्हें इतना महंगा कर दें कि लोग जो है वो खरीदने पे मजबूर होंगे और लोगों की जेब से पैसा निकल के हुकूमत के पास जाएगा, और जो बाकी पैसा रह जाएगा वो हुकूमत कर्जे ले लेगी। तारीख के सबसे बड़े कर्जे अब लिए गए। वजह यह है कि खसारा ही कभी इतना नहीं था जितना अब है, लिहाजा इनके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। आप चाहे गाली दें, चाहे प्यार करें, चाहे इन्हें गले लगाएं, कुछ भी करें, इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। जैसे आईपीपीज को आपने पैसा देना ही देना है, ऐसे आपको अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए पैसा चाहिए। अब या तो आप कर्जों के जरिए लेंगे, कर्जे आपको एक लिमिट तक मिल सकते हैं, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलते, तो कर्जे आप लेते जा रहे हैं। दूसरा, आप चीजों को महंगा करेंगे ताकि उनमें से अवाम का खून निचोड़ें, जैसा कि पेट्रोल हो गया, खाने पीने की चीजें जो जरूरी हैं वो हो गई, बिजली हो गई, गैस हो गई, ये चीजें वो महंगी करते चले जा रहे हैं। नाज़रीन, आजाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई, हैरान कुन मनाजर थे जनाब। लोगों ने खौफ के बुत तोड़े हैं, बहुत बड़ी तादाद में। आपने देखा कश्मीरी बड़े दलेर लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद में निकले और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ इमरान खान के साथ खड़े हो गए। अब ये जो मनाजर हमने देखे हैं, सुहेल अफरीदी गए थे, बाकी लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो भी गए थे, जुनैद अकबर साहब भी गए थे, और इन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर के अंदर ट्रेवल किया, लेकिन इन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर का 8.5 लाख रुपए का बिल है वो अदा किया, उसकी रसीद भी शाया की हुई है। वैसे ऐसी तौफीक किसी और जमात को नहीं होती। तो ये लोग वहां पे गए आजाद कश्मीर में, तो जो मनाजिर है वो देखकर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत खुद भी हैरान रहेगी कि लोग इस तरह निकले इमरान खान के लिए। ये वन साइडेड इलेक्शन है, लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीतने दे, इसके इम्कानात नहीं है। वो अपनी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे, बंद कमरों में बैठ के नवाज शरीफ को और जरदारी को फॉर्म 47 या इस किस्म का कोई फार्मूला बना के वो जितवाने की कोशिश करेंगे। वो अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अवाम खड़ी है इमरान खान के साथ, लेकिन वो अवाम के खिलाफ एक दूसरी हुकूमत बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। वहां पे जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, इसके लिए 1-2 ऑफिसर वहां ट्रांसफर भी किए गए, वो चले गए हैं। लाहौर में इन्होंने बड़ा जुल्म जबर किया था, अब ये वहां चले गए। तो देखिए क्या करते हैं। पीटीआई आजाद कश्मीर की सबसे मकबूल जमात है, लेकिन पीटीआई के पास क्या कोई ऐसा फार्मूला या ऐसी हिकमत अमली है कि वो इस मकबूलियत को इलेक्शन की फतह में बदल दें। देखिए ना, अगर बंद कमरे में बैठ के सरकारी अफसरान जो आवाम के पैसों से तनख्वाहें लेते हैं, वो नवाज शरीफ और जरदारी को हुकूमत बनाकर दे दें, तो ये मुमकिन है। इन्होंने पहले भी ऐसा किया है।
स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो प्रॉपर तरीके से आज़ाद कश्मीर में गई नहीं। अगर वहां पे स्ट्रीट मूवमेंट का काम हो रहा होता, ग्राउंड पे बेशुमार नौजवान तैयार होते, तो वो एक फोर्स के तौर पे वो इस्तेमाल हो जाता है कि जनाब ठीक है हम इलेक्शन में धांधली नहीं होने देंगे। लेकिन देखते हैं क्या होता है। मकबूलियत का तो फर्क साफ नजर आ गया कि बहुत ज्यादा मकबूल है। इधर पीपल्स पार्टी के कुछ पोस्टर शोस्टर भी वायरल हो रहे थे, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए। अब उनके ऊपर आसिम मुनीर के साथ साथ ये लोग जो है ना हुकूमती जमातें, वो डोनाल्ड ट्रंप की फोटोज भी लगाती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उन्हें ये इलेक्शन जितवाएगा। अब ये जूते पॉलिश करके इलेक्शन जीता करेंगे। इस बड़े की तारीफ कर दी, उस बड़े की तारीफ कर दी, सर इतने हुकूमत बनवा दो, उत्थे बनवा दो, जाली फॉर्म 47 में जारी कर दे। तो यही ऐसा लगता है सिलसिला चलेगा। शहबाज शरीफ ने एक फैसला किया है कि जो फाइनल होने जा रहा है PSL का, उसमें शायकीन को आने की इजाज़त दी जाएगी। मैंने कुछ सोर्सेज से कुछ चीज़ें पूछी हैं, अगले वीलॉग में बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात है कि PSL में जब फाइनल में शायकीन आएंगे तो उसके लिए तैयारियां क्या की जा रही हैं, वो तैयारियां मैं आपको बताऊंगा। फ़खरुर रहमान साहब हमारे बड़े अच्छे जर्नलिस्ट, सीनियर सहाफ़ी हैं और ज़बरदस्त आदमी है। उन पर बहुत गुस्सा था एस्टेब्लिशमेंट को, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पहले उनके खिलाफ मुनज़्ज़म कंपेन चलाई गई और उसके बाद उन पर मुकदमा दर्ज किया गया, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मियां अली अशफाक साहब के कुलीग हैं आहद साहब, आहद खोकर, उन्होंने बड़ा अच्छा केस लड़ा अदालत में, मजिस्ट्रेट के सामने, और पूरी कोशिश की सरकार ने कि उनका 30 दिन का रिमांड लिया जा सके, लेकिन जुडिशल करवा लिया। और अब उम्मीद है कि पीर वाले दिन उनकी जमानत हो जाएगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर कोई और बेशर्मी ना की गई इस निज़ाम की जानिब से तो फ़खरुर रहमान साहब की पीर वाले दिन जमानत हो जाएगी। तो जितने लोगों ने आवाज़ उठाई उन सबका बहुत शुक्रिया। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।